साइंस के अंतर्गत आज थर्ड पार्ट है किसका, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जिसका हम अध्ययन करेंगे आज डीएनए की संरचना, डीएनए का महत्व क्या है। चलिए शुरू करते हैं। डीएनए की जो संरचना है, डीएनए जैसा आप पहले जैसे जानते हैं कि डीएनए एक ऐसा पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से माता पिता से उनके बच्चों पर या कोई भी जीव है उनके संतति पर वो जाने का काम होता है। उसी के वही जो किसी जीव का लक्षणों का निर्धारण करता है। तो डीएनए की जो संरचना है वह किस प्रकार होती है, इसका अध्ययन करेंगे। डीएनए का जो फुल फॉर्म है क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल का जो सबसे पहले इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने सुकेंद्र की कोशिकाओं में यह केंद्र के अंदर पाए जाने वाले इसकी अल्प मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। तो इस का अध्ययन किया, जिसका नाम डीएनए। डीएनए न्यूक्लियोटाइड एकलकों की एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबी कड़ी है जिसमें न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं और लंबी कड़ी, एक लंबी चेन वो बनाती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शर्करा उसमें होता है, डीऑक्सीराइबोज जिसे कहते हैं, और एक फास्फोरिक अम्ल का अणु उसमें होता है, और एक नाइट्रोजनी क्षारक उसमें होता है। नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, इनको शॉर्ट में एडिनिन को ए बोलते हैं, ग्वानिन को जी बोलते हैं, और साइटोसिन को सी बोलते हैं, और थाइमिन को टी बोलते हैं। इनमें से कोई एक होता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीज़, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, डीएनए की जो संरचना है, आणविक संरचना, वो क्या होती है, देखिए। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की जो संरचना का जो द्विरज्जुकी जिसे कहते हैं, डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इस मॉडल के अनुसार जो है क्या कहा उन्होंने, डीएनए द्विचक्राकार रचना डबल हेलिकल जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उनसे बना हुआ है, कि दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष रेखा पर एक दूसरे से के विपरीत दिशा में कुंडलित अथवा रस्सी की भांति ऐंठी हुई, जैसे रस्सी ऐंठी रहती है इस प्रकार की ऐंठी हुई संरचना यह है। दूसरी चीज़ आती है कि दोनों श्रृंखलाओं के निर्माण जो है फास्फेट तथा शर्करा के अनेक अणुओं के मिलने से होता है। नाइट्रोजनी क्षारक जो है श्रृंखला के पार्श्व में होते हैं, और डीएनए के प्रत्येक अणु में पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएँ प्रति समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और फास्फेट तथा शर्करा अणु सीढ़ी की भांति इसमें इसका रीढ़ बनाते हैं, जबकि क्षारक सीढ़ी में पगदंडों की तरह काम करते हैं। दोनों जो शर्करा है, फास्फेट है, श्रृंखलाओं के बीच जो है दुर्बल हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन के बीच जो है द्वि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तथा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस प्रकार से डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं के बीच का जो व्यास होता है 10 एंगस्ट्रम होता है, 20 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम लगभग इसमें होता है। दोनों नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच जो है 3.4 एंगस्ट्रम की दूरी होती है। ठीक है, डीएनए के प्रत्येक जोड़े में 10 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से डीएनए की संरचना होती है। डीएनए का महत्व, डीएनए का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाने का काम जो है डीएनए करता है। जैसे कोई भी माता पिता हैं, उनमें जो के लक्षण उनके बच्चों में जो जाएगा वो डीएनए के माध्यम से जाता है। तो डीएनए कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं का एक नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का काम करता है, और वही निर्धारित करता है किसी के लक्षणों का। ठीक है, तो डीएनए की जो प्रतिकरण द्वारा कोशिका विभाजन की क्रिया जो है संपन्न होती है, और डीएनए एमआरएनए का संश्लेषण भी करता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करने में सूचनाओं का भी वहन करता है। इस प्रकार से डीएनए और उसका महत्व है
कुल मिला के ये सोचिए कि डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का लक्षणों का स्थानांतरण इसी के माध्यम से होता है। और इसके माध्यम से पता लगता है कि वो डीएनए किसका है। जो आजकल आप देखते हैं डीएनए कई चीज़ों के लिए डीएनए का निर्धारण किया जाता है। इसका मतलब है कि वही लक्षण माता पिता के उनके बच्चे में है कि नहीं वही बता देता है। ये बहुत सूक्ष्म संरचना होती है, बहुत सूक्ष्म रूप से इसका अध्ययन होता है। ठीक है, अब 2-3 टॉपिक इसमें जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनका भी अध्ययन आप देख लीजिए। जैसे उपार्जित लक्षण है। उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? जो अर्जित किया हुआ है। अर्जित का मतलब जैसे आपने मसल्स बॉडी बनाई, दूसरी पीढ़ी में बच्चा जो है मसल्स वाला पैदा नहीं होगा, तो वो आपका अर्जित किया हुआ है। आपने शरीर को अपना एक्सरसाइज किया उससे बनाया। जो ऐसे लक्षण उपार्जित लक्षण होते हैं जो उसी पीढ़ी में रहते हैं और दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। और दूसरा चीज़ आते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक जो माता पिता से बच्चे में जाए, बच्चे से दूसरी पीढ़ी में जाए, वो लक्षण समझते आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है समजात अंग। समजात अंग का मतलब होता है जिनका जातीय उद्भव, मतलब पहले से उनके माता पिता से या उनके पिछली पीढ़ी से वो चलते आ रहे हैं और उनके जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। जैसे मैं 3-4 उदाहरण आप देख रहे हैं। मेढक है, छिपकली है, मानव है, पक्षी है। चारों का आप देखिए संरचना एक जैसी लग रही है। ये मान लिया इनका अग्रपाद है। अग्रपाद मतलब जैसे मनुष्य का हाथ है, पक्षी का पंख है, किसी मेढक का जो अग्रपाद है, किसी छिपकली का जो अग्रपाद है, मतलब पहले वाले आगे वाले जो पाँव हैं, जिसे हम अपने उसमें तो हाथ बोलते हैं, अग्रपाद हुई है इस प्रकार के। तो अग्रपाद में जो संरचनाएं समान है, जातीय उद्भव उनका समान है, परंतु कार्य अलग है। जैसे मनुष्य का हाथ है, पक्षी का पंख है, उनके कार्य अलग है। तो ये समझिए कि समजात अंग वो अंग है जिनका जातीय उद्भव समान है परंतु कार्य अलग है। इसका उल्टा समरूप अंग जिनका काम समान है, जैसे उड़ने का काम करता है, चमगादड़ का पंख है, पक्षी का पंख है, अन्य कोई छोटे बर हैं, छोटे आर्थ्रोपोड हैं, उनके पंख हैं, सब उड़ने का काम कर रहे हैं, परंतु उनकी जो जाति जो लक्षण है वो अलग अलग होते हैं। मतलब काम समान, जाति लक्षण अलग अलग, वो समरूप कहते हैं उनको। और एक टॉपिक आता है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब परिरक्षित अवशेष। परिरक्षित मतलब पृथ्वी में उथल पुथल के कारण कई बार ऐसी चीज़ें पृथ्वी के अंदर दफन हो जाती हैं, वो डिकम्पोज नहीं होती हैं, वैसी जो शेप जो आकार उनका बना रहता है वही आकार और रह जाते हैं। तो ऐसे अवशेष को क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म एक शॉर्ट टर्म क्या है? परिरक्षित अवशेष। ऐसा अवशेष जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे था वो, उसे एक आकार मिल जाता है, एक उसकी स्टडी का मटेरियल मिल जाता है। आज जीवाश्म में आप देखते हैं बहुत सारे डायनासोर के अवशेष मिलते हैं कई बार खुदाई के दौरान। तो उस प्रकार के जीवों का अध्ययन आज हो जाता है, क्योंकि पहले इस ज़माने में ऐसे जीव रहे होंगे करके उनका अध्ययन जीवाश्म से होता है। और विकास तो आप जानते हैं, चाहे आप समाज के विकास से जोड़ो या अपने शारीरिक विकास से जोड़ो, विकास एक लंबी और बहुत स्लो चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें चेंजेज भी हैं। जैसे मनुष्य में विभिन्नता आती है तो हम कहते हैं कि बंदरों से मनुष्य हुआ है। मनुष्य के बाद पता नहीं कौन सा ऐसा जीव कुछ वेरिएशन, कुछ ऐसा अंतर आ जाए जो मनुष्य से भी थोड़ा उसमें भिन्नता आ जाए, अलग चीज़ हो जाए, तो ऐसी संभावना बनी रहती है जिसे हम विकास कहते हैं। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। ठीक है, जैसे आप अपनी किताब को अगर उसमें कभी दृष्टि डालेंगे तो उसमें देखिए वंशागत कई चीज़ें, समष्टि में विभिन्नताएँ वंशागत किस प्रकार से होती हैं। यहाँ पर एक बीटल्स हैं, उनका कौवे के साथ जो है संघर्ष की कहानी यहाँ पर आप किताब में पढ़ेंगे। ठीक है, एक जंगली गोभी है, उससे कैसे कितने प्रकार की गोभी विकसित हुई। जैसे गोभी है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, बंद गोभी जिसे कहते हैं, एक ही गोभी के रूप हैं वो, परंतु आज उनका आदमी के स्वाद के अनुसार उन्हें अलग अलग डेवलप हुए। कोई बंद गोभी पसंद करता है, कोई फूल गोभी, कोई ब्रोकली, कोई अन्य चीज़ें, ये सब आज भी धीमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका अध्ययन आप कर सकते हैं। और अपनी किताब में चित्र देखिए, उनके किताब से ही ये चित्र है। जैसे कान है, कर्ण पल्लव देखिए जुड़े हुए हैं, एक कर्ण पल्लव यहाँ पर जुड़ा है बिल्कुल, एक का खुला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जुड़ा है इसका कान। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से दूसरी पीढ़ी में ऐसे जाते रहते हैं।
तो उससे पता लग जाता है माता के लक्षण है या पिता के लक्षण है, ऐसा भी पता लग जाता है। तो ठीक है, अध्ययन कीजिए। ओके।